Swayam Prabha. Digital India. Educated India. पुलिसिंग विधि और व्यवहार पाठ्यक्रम के 7वें सत्र में मैं डॉक्टर मीना रानी, समाज विज्ञान संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय आपका स्वागत करती हूँ। मैंने पूर्व सत्र में भी ये चर्चा की कि इस पाठ्यक्रम को चुनने का मेरा उद्देश्य समाज की संरचना को स्थायी बनाए रखने के लिए जो आधारभूत संगठन काम करता है पुलिस, उसकी और उसकी प्रक्रिया पुलिसिंग को समझना। इससे पूर्व के विभिन्न सत्रों में हमने समझा कि पुलिस का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, पुलिस की संगठनात्मक एवं संरचनात्मक पहलू क्या है, पुलिस विभिन्न अपने समुदाय राज्य के साथ किस प्रकार से अंतर संबंध करती है, उसकी संतक्रिया को समझना, उसमें क्या ऐसे नकारात्मक पहलू हैं जिसमें सुधार संभव है और सुधार के उपाय क्या हैं। इन्हीं विभिन्न पहलुओं को आगे बढ़ाते हुए हम 7वें सत्र में अपने आगामी सत्र में यह समझने का प्रयास करेंगे कि पुलिस के कर्तव्य और दायित्व क्या है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी स्पष्ट किया था कि पुलिस में एक बड़ी ही सुपरिभाषित और सुव्यवस्थित पद सोपानिक संरचना देखने को मिलती है और हर एक पद के अधिकार और दायित्व अत्यंत ही स्पष्ट हैं। लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अधिकार और दायित्व साथ साथ चलते हैं। दायित्व के बिना अधिकार जहां व्यर्थ चले जाते हैं या तानाशाही का कारण बनते हैं, वहीं अधिकार के बिना दायित्वों की पूर्ति नहीं हो सकती। सर्वप्रथम हम समझेंगे कि पुलिस के कर्तव्य और दायित्व क्या है, तदनुरूप उसके पुलिस के क्या अधिकार हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम समाज में पुलिस की भूमिका क्या है, यानी कि क्या कर्तव्य वो निभाती है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। हमने पूर्व के सत्र में बहुत विस्तृत रूप से ये देखा था कि पुलिस की प्राइमरी रोल या प्राथमिक भूमिका है कानून और व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर। ये ही पुलिस की एक पहचान भी है। यदि हम देखें तो पुलिस का मुख्य कार्य है समाज में शांति बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करवाना। यह दंगे, हिंसा, चोरी, डकैती जैसी घटनाओं को रोकने और इससे निपटने में सक्रिय भूमिका निभाती है। साथ ही अपराध की रोकथाम और जांच। अपराध की रोकथाम और जांच वस्तुतः कानून और व्यवस्था बनाए रखने का ही एक पहलू है। यदि आपराधिक गतिविधियां जारी रहें तो समाज में कानून और व्यवस्था बनी नहीं रह सकती। इसलिए अपराध की रोकथाम और जांच भी पुलिस की इस प्राथमिक कर्तव्य का ही एक पहलू है। पुलिस अपराधों की रोकथाम के लिए सतर्क रहती है और अपराध होने पर जांच करती है। साथ ही अपराधियों को पकड़कर साक्ष्यों सहित उन्हें न्यायिक कार्यवाही के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करना भी पुलिस का अहम कर्तव्य है। स्पष्ट है कि समाज में पुलिस की भूमिका अहम है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो सामाजिक दृष्टि से पुलिस के भूमिका में आता है वो है जन सुरक्षा और सहायता। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। हम सब जानते हैं कि ऐसी कोई भी आपातकालीन परिस्थितियां जिसमें जनता की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होता है, चाहे वो प्राकृतिक है चाहे वो मानवकृत है, इन सब संकट की घड़ियों में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो पुलिस है। जैसे संकट की घड़ियां, जैसे हमने बात की प्राकृतिक आपदाओं की, दुर्घटनाओं की और अन्य आपात स्थितियों में राहत और सहायता प्रदान करती है। यदि आप किसी भी ऐसी परिस्थिति के संपर्क में आए हों, सड़क दुर्घटना, आग लग गई, आगजनी जैसी घटनाएं, जिसमें तुरंत प्रभाव से स्थानीय पुलिस और प्रशासन पहुंचता है।
इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा एक ऐसा सकारात्मक कार्य है जो पुलिस ने स्वतंत्रता के बाद किया, क्योंकि पूर्व में हमने बात की कि ब्रिटिश का मुख्य कार्य जो था वो खाली समाज में दंगे नहीं हो, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हो कि वो यहाँ पे अपने मूलभूत उद्देश्य राजस्व संग्रहण में बाधा बने, मात्र इतना था। लेकिन आज की पुलिस न केवल जन सुरक्षा और सहायता के लिए कार्य करती है, अपितु सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और मानवाधिकारों की रक्षा भी करती है। वो समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करती है। भेदभाव, शोषण तथा अन्याय के खिलाफ कार्रवाई भी पुलिस करती है। इस सामाजिक न्याय में न केवल जातिगत धार्मिक के आधार पर भेद है, अपितु लैंगिक असमानताओं के विभिन्न मुद्दों को भी पुलिस ही करती है। पुलिस की इन कर्तव्य और दायित्वों के साथ साथ उसकी शक्तियां, जैसा मैंने पहले कहा कि उसकी शक्तियां यदि नहीं हो, उसको अधिकार यदि नहीं दिए जाएं, तो पुलिस अपने इन दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती। अधिकार और दायित्व सुसंगत हों तभी अपने उद्देश्यों में सफलता मिल सकती है। तब हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन कर्तव्य और दायित्वों के साथ पुलिस की शक्तियां क्या हैं। पहला, अपराध की रोकथाम। जैसा हमने पहले बताया कि अपराध की रोकथाम भी कानून और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, यानी कि अपराधों को रोकने के लिए सतर्कता बरतना, संभावित अपराधियों पर नजर रखना, ये पुलिस की शक्ति है। अन्यथा संवैधानिक तौर पर हम सामान्यतः किसी भी व्यक्ति पर उसके व्यक्तिगत जीवन में नजर नहीं रख सकते, लेकिन संभावित या संदिग्ध अपराधियों पर नजर रखने की शक्ति पुलिस को है। सार्वजनिक स्थलों पर गश्त करना, हम देखते हैं कि गश्त जो है पुलिस की एक प्राथमिक कर्तव्य की श्रेणी में आता है। तो अपराधों को रोकने के लिए सतर्कता बरतना, संभावित अपराधियों पर नजर रखना, सार्वजनिक स्थलों पर गश्त करना, ये पुलिस की प्रारंभिक श्रेणी की शक्तियां हैं। पुनः अपराधियों की गिरफ्तारी, ऐसा कोई भी कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, उसमें पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी करने का भी अधिकार है। पुनः अपराधी को पकड़ने और न्यायालय में पेश करने की शक्ति भी जो है वो पुलिस को दी हुई है। जांच और पूछताछ जो है, प्रारंभिक जांच, पुलिस अपराधों की प्रारंभिक जांच करना और संबंधित साक्ष्य इकट्ठा करना, सबूत इकट्ठा करने की शक्ति भी क्या पुलिस के पास है। सीआरपीसी और आईपीसी, जिन्हें अभी वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का नाम दिया गया है, इसके तहत जो एक प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है, उसके तहत अपराधियों और गवाहों से पूछताछ करने का अधिकार भी पुलिस को है। ये तमाम शक्तियां पुलिस को अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए दी गई हैं। पुनः शांति व्यवस्था बनाए रखना, दंगे, हड़ताल या अन्य अशांति की स्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करने की शक्ति पुलिस के पास है। हम कई बार देखते हैं कि जब दंगा की स्थिति आ गई कहीं, तो आंसू गैस छोड़ना, अन्यथा हथियार चलाना या गोली चलाने तक का अधिकार पुलिस के पास रहता है। समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई असीमित शक्तियां भी पुलिस को दी गई हैं। पुनः धारा 144, सीआरपीसी की धारा 144 थी, अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये धारा 163 है। इसके तहत सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है वो भी पुलिस को है। इनके 4 से अधिक व्यक्ति यदि इकट्ठे होते हैं तो ऐसा प्रतिबंध पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया जा सकता है। इसके आगामी कदम में कर्फ्यू लगाने का अधिकार भी पुलिस के पास है। मैंने पूर्व के सत्र में बताया कि भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 और अभी उसमें जो परिवर्तन लाए गए, उसके तहत जिला पुलिस में ऐसी परिस्थितियों में कंट्रोल करने या नियंत्रण करने, गोली चलाने का आदेश देने या एक धारा 144 लगाने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया। यानी कि
ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस जिलाधीश के नियंत्रण में कार्य करती है, लेकिन एक नवाचार के रूप में एक नई व्यवस्था विभिन्न राज्यों में लागू की गई, जिसे कमिश्नरेट प्रणाली कहा जाता है। कमिश्नरेट प्रणाली में जिला में कानून और व्यवस्था स्थापित करने का अंतिम अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास है, न कि जिला कलेक्टर के पास। तो ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में चाहे वो गोली चलाने का आदेश देने की बात हो या धारा अब 163 जिसका मैंने जिक्र किया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में, ये संपूर्ण अधिकार अब पुलिस अधिकारी यानी कि पुलिस कमिश्नर के पास आ गए हैं। इस प्रकार कानून व्यवस्था बनी रहे या अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस को यह असीमित शक्तियां विभिन्न हमारे वैधानिक प्रावधानों के तहत दी गई हैं। हिरासत में लेना, संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की शक्ति भी पुलिस के पास है। मैंने पूर्व में भी बताया कि यदि ऐसा कोई कॉग्निजेबल कोई ऑफेंस है तो उसमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकती है। पुनः अपराध रोकने या जांच में मदद के लिए हिरासत में रखने की अनुमति भी पुलिस को है। इसके अतिरिक्त एक समय सीमा से अधिक हिरासत में रखने की अनुमति पुलिस नहीं तो न्यायालय से मांगती है और न्यायालय द्वारा भी यह अनुमति कई बार पुलिस को प्रदान की जाती है। बल प्रयोग, विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम आवश्यक बल को प्रयोग करने का अधिकार, जैसे आत्मरक्षा या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मैंने पूर्व में भी बताया कि जैसे आंसू गैस की गोली छोड़ना, पानी की धारा के माध्यम से तितर बितर करना भीड़ को, या अंतिम रूप से गोली चलाना, ये सब बल प्रयोग के अधिकार भी पुलिस की शक्तियों के भीतर आते हैं। अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि पुलिस व्यवस्था में जब हम इतनी शक्तियां, उनको कई बार असीमित शक्तियां भी देते हैं, तो ऐसे कौन से नैतिक सिद्धांत हैं जिनकी उम्मीद पुलिस कर्मियों से की जाती है। मैंने पूर्व के सत्र में भी बताया था कि अखिल भारतीय स्तर का जो अधिकारी है, भारतीय पुलिस सेवा IPS इसे कहते हैं, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के तहत उसको कार्य करना होता है। ये आचरण संहिता उसके लिए आचरण के वो नियम तय करती है। यही आचरण संहिता मुख्य रूप से राज्य में पुलिस कर्मियों के लिए भी लागू की जाती है, अर्थात लाभ के पद पर नहीं रहना, ईमानदारी, सच्चरित्र और निष्ठा से पालन करना। इसी को हम अब नैतिक सिद्धांतों के रूप में देखने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन से नैतिक मापदंड हैं जिसकी उम्मीद पुलिस बलों से की जाती है। पहला, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। पुलिस अधिकारियों को अपने कार्य में ईमानदार और सत्यनिष्ठ होना चाहिए। उन्हें बिना किसी पक्षपात या दबाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि पुलिस किसी विशेष जाति, लिंग या वर्ग की नहीं होती, अतः उन्हें सभी वर्गों के प्रति समान रूप से बिना पक्षपात या दबाव के कार्य करना चाहिए। ऐसा प्राथमिक नैतिक सिद्धांत है जिसकी उम्मीद की पालना पुलिस से की जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है निष्पक्षता या इम्पार्शियलिटी। पुलिस को सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, चाहे उनकी जाति, लिंग, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। भेदभाव और पक्षपात से बचना पुलिस नैतिकता का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि हम आचरण संहिता देखें तो उसमें भी मुख्य रूप से इन्हीं नैतिक मूल्यों की बात और इन्हीं नैतिक सिद्धांतों की अपेक्षा पुलिस से की गई है। जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी। पुलिस अपने कार्यों के लिए जनता और कानून के प्रति जवाबदेह होती है। ये पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और विश्वास का निर्माण करती है, यानी कि उसे जवाबदेही होना चाहिए। इतनी शक्तियां जो पुलिस को हैं, जो उत्तरदायित्व उनके तय किए गए हैं, उसके प्रति जवाबदेहिता पुलिस की होनी चाहिए। मानवाधिकारों का सम्मान। पुलिस को नागरिकों के मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए। बल प्रयोग, हिरासत या अन्य कार्यों में अनुचित व्यवहार से बचना पुलिस के लिए अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं बलों के प्रयोग पर। जो बल पुलिस प्रयुक्त कर सकती है, उसके प्रयोग पर क्या क्या नीतियां कायम रहनी चाहिए।
सर्वप्रथम है आवश्यकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, यानी कि बल का प्रयोग अंतिम रूप से किया जाना चाहिए, तभी किया जाना चाहिए जब अन्य सभी विकल्प असफल हो जाएं या उपलब्ध ना हो। अर्थात समझाइश हम प्राथमिक कदम के रूप में इस्तेमाल करते हैं जब कहीं भीड़ उत्पाती हो जाए या दंगे के लिए उतारू हो, तब हमें प्राथमिक तौर पर समझाइश का इस्तेमाल पुलिस द्वारा किया जाता है। लेकिन यदि सभी प्रयास विफल हो जाएं तो अंतिम प्रयास के रूप में ये माना जाता है कि उन्हें बल का प्रयोग करना चाहिए। इसका उपयोग केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध रोकने या आत्मरक्षा के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनुपात का सिद्धांत, जिसमें बल का प्रयोग स्थिति की गंभीरता और आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। अत्यधिक या अनुचित बल का प्रयोग निषेध है। तीसरा है न्यूनतम बल का प्रयोग, केवल उतना ही बल प्रयोग करें जितना स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हो। किसी व्यक्ति को अनावश्यक चोट या नुकसान से बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी कि आवश्यकता का सिद्धांत, अनुपात का सिद्धांत और न्यूनतम बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है विधिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। बल का उपयोग केवल कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, जिनके अपने नाम मैंने पूर्व में भी बताया, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, के तहत बल प्रयोग का नियमन किया गया है। यानी कि कब कब विधिक है आप बल का प्रयोग करें और कब कब अविधिक या गैर विधिक है कि आप बल का प्रयोग नहीं कर सकते। गैर घातक विकल्पों का प्रयोग करना चाहिए, नॉन लीथल मेजर्स है, अर्थात जैसे गैर घातक तरीके, चेतावनी दी, वार्ता की या भीड़ नियंत्रण के उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमें आंसू गैस है, पानी की बौछार है या रबड़ की गोलियों जैसे विकल्प प्राथमिकता में होने चाहिए। पुनः आत्मरक्षा में बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए बल का प्रयोग जो है वो कानून के तहत अनुमति प्राप्त है। इसका उद्देश्य खतरे को समाप्त करना होना चाहिए, न कि आक्रामकता। इस प्रकार उनके बलों के प्रयोग पर कुछ नीतियां तय हैं। घटनाओं और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस को कई तरह की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। ये आपातकालीन परिस्थितियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, तूफान या सूखा, दुर्घटनाएं, सड़क, रेल, हवाई दुर्घटनाएं या औद्योगिक दुर्घटनाएं। तीसरा, सामाजिक अशांति, यानी कि दंगे, हड़तालें या सामुदायिक विवाद। आतंकवादी घटनाएं, उदाहरण के तौर पे बम विस्फोट, गोलीबारी या बंधक स्थितियां। स्वास्थ्य आपातकाल, यानी कि महामारी, जहरीले गैस रिसाव या खाद्य विषाक्तता। आगजनी और विस्फोटक घटनाएं, ये विभिन्न प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियां हैं जिससे निपटने के लिए पुलिस को इन आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। इन आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए क्या रिस्पॉन्स, क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उसका अभी अध्ययन करते हैं। पहला है तत्काल प्रतिक्रिया, इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होगा। सर्वप्रथम स्थिति का आकलन करें, यानी कि घटनास्थल पर स्थिति का त्वरित मूल्यांकन करना कि स्थिति कितनी विकट है, कितनी देरी की जा सकती है। दूसरा, सुरक्षा सुनिश्चित करें, यानी कि नागरिकों की जो घटनास्थल पर उपस्थित हैं और पुलिस कर्मियों की सर्वप्रथम सुरक्षा सुनिश्चित करें। और यदि आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है तो संबंधित आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें, उदाहरण के तौर पे अग्निशमन, एम्बुलेंस और अन्य सेवाओं को सक्रिय करें। ये तत्काल प्रतिक्रिया है यदि कोई ऐसी आपातकालीन घटना हो गई है। पुनः घटनास्थल का नियंत्रण करना है तो उसके लिए पुलिस के लिए क्या प्रभावी रहता है कि यदि घटनास्थल पर भीड़ और यातायात को नियंत्रित करना है तो प्राथमिक घेरा बनाना और अनाधिकृत व्यक्तियों को दूर रखना और सबूतों को सुरक्षित रखना, ताकि न्यायिक कार्य प्रणाली में प्रभावी ढंग से पुलिस अपनी बात को रख सके। तीसरा है अपराध की जांच।
इन्वेस्टिगेशन जो उस परिस्थिति में पुलिस द्वारा किया जाता है, यानी कि जो आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके के कारण का पता लगाना, दोषियों को पकड़ने के लिए सबूत जुटाना और तकनीकी और फोरेंसिक टीम को शामिल करना। इस प्रकार आपातकालीन के कारण का पता लगा के और दोषियों का एक आरंभिक जानकारी लेकर भी पुलिस अपराध की जांच में मदद कर सकती है। फिर स्थिति की समीक्षा और पुनर्निर्माण, रिकवरी और रिहैबिलिटेशन की बात करें तो प्रभावित लोगों को दीर्घकालिक सहायता उपलब्ध करवाना, क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करवाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति या उसको रोकने के लिए उपाय करना, ये भी पुलिस की प्रारंभिक जो जिम्मेदारी है उसके भीतर आता है कि आपातकालीन स्थितियों से कैसे निपटा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इस आपातकालीन परिस्थितियों की प्रारंभिक जांच के पश्चात इन आपातकालीन स्थितियों से निपटना कैसे है। इन आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए निम्नलिखित तकनीकें प्रभावी हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पे समाधान में देखें तो पहला, उन्नत तकनीक का प्रयोग। वर्तमान जो युग है वो तकनीक का युग है। इसमें जीपीएस, ड्रोन और आपातकालीन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके भी इन आपातकालीन स्थितियों से निपटा जा सकता है। पुनः नियमित अभ्यास के द्वारा, यानी कि मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा भी इन आपातकालीन स्थितियों से निपटा जा सकता है। सहयोग और समन्वय, सभी संबंधित एजेंसियों और स्थानीय निकायों के साथ समन्वय करना भी इस आपातकालीन स्थितियों से निपटने का प्रभावी कारक है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि समन्वय का मतलब है तालमेल। यदि विभिन्न आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कार्यरत विभिन्न जितने भी संगठन हैं उनमें यदि तालमेल नहीं हो तो इन आपातकालीन स्थितियों से निपटा नहीं जा सकता। तो इन सहयोग और समन्वय बिठाने में भी पुलिस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मनोवैज्ञानिक सहायता, आपातकालीन स्थिति से प्रभावित लोगों और पुलिस कर्मियों के लिए काउंसलिंग जो है ये मनोवैज्ञानिक सहायता के रूप में है, क्योंकि आपातकालीन स्थितियां जितनी भी होती हैं प्रभावित लोगों की मानसिकता पर बहुत गहरा और नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। अतः ऐसे प्रभावित लोगों को और पुलिसकर्मी भी उसके दौरान अत्यंत ऐसी मनोवैज्ञानिक परिस्थिति से गुजरते हैं। तो मनोवैज्ञानिक सहायता के माध्यम से इस आपातकालीन स्थितियों का जो प्रभाव है आपकी मानसिकता पर, उससे रोका जा सकता है। हमने पहले भी बात की कि आपदा की जो प्रतिक्रिया है इस आपातकालीन स्थितियों से निपटने की, उसमें समन्वय एक बड़ा पहलू है। जितनी भी एजेंसीज, जितने भी संगठन इन आपातकालीन परिस्थितियों के लिए कार्यरत रहते हैं, उनके साथ यदि समन्वय नहीं हो तो पुलिस इन आपातकालीन परिस्थितियों से निपट नहीं सकती। इन आपदा की प्रतिक्रिया में शामिल प्रमुख एजेंसियों के निम्नलिखित नाम हैं, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएम में ये आपदा प्रबंधन के लिए नीति निर्माण और समन्वय का काम करता है। इसी के तदनुरूप राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यरत रहते हैं, जिसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये कार्यरत हैं, जो कि स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की निगरानी करते हैं। इन सब के लिए प्रतिक्रिया बल भी रहते हैं आपदा के लिए, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ जो बचाव और राहत कार्यों के लिए विशेष प्रशिक्षित बल है। पुनः अग्निशमन और बचाव सेवाएं जो कि आगजनी जैसी घटनाओं के लिए कार्यरत रहती हैं, जो और आग और अन्य आपदाओं में बचाव कार्य करती हैं। ये तमाम एजेंसीज के साथ समन्वय करके ही पुलिस इन आपदापूर्ण परिस्थितियों में अपनी प्रभावी भूमिका अदा कर सकती है। अब हम ये देखते हैं कि और अन्य एजेंसियां कौन सी हैं जिनके साथ पुलिस को समन्वय बिठाना होता है। स्वास्थ्य विभाग जो कि उस आपदापूर्ण परिस्थितियों से जिन भी लोगों को नुकसान पहुंचा है उनके इलाज के लिए वहां तक पहुंचाना होता है। उदाहरण के तौर पे घायलों का इलाज, स्वास्थ्य सेवाएं और महामारी जैसी कोई आपदा है तो उसके नियंत्रण में भी स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय पुलिस को बिठाना होता है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो कोविड रहा। कोरोना काल में लोगों को घरों तक रोकने, लॉकडाउन में, और स्वास्थ्य विभाग के साथ
ऐसी परिस्थिति में समन्वय बिठाने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महामारी नियंत्रण में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस दोनों महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बल ये कानून व्यवस्था बनाए रखने में, उदाहरण के तौर पे किसी भी प्रकार के दंगे यदि फैल जाए तो कानून व्यवस्था बनाए रखना और प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित करना। गैर सरकारी संगठनों के साथ यदि कोई ऐसा प्राकृतिक आपदा आ गई है, भूकंप है, बाढ़ है, और अन्य सामुदायिक समूहों के साथ राहत सामग्री के वितरण में, अस्थायी आश्रय उपलब्ध करवाने में और जरूरतमंदों की मदद में भी इनमें काफ़ी समन्वय की आवश्यकता इन एजेंसियों के साथ पुलिस को करनी पड़ती है। एक महत्वपूर्ण तंत्र जिसे हमारे लोकतंत्र का भी आधार स्तंभ कहा जाता है, मीडिया के माध्यम से सटीक जानकारी का प्रसार और जागरूकता बढ़े, इसलिए पुलिस को मीडिया के साथ भी निरंतर आपातकालीन परिस्थितियों से बचने के लिए समन्वय बिठाना पड़ता है। कितने ही ऐसे जागरूकता कार्यक्रम हैं जो पुलिस मीडिया के माध्यम से चलाती है, चाहे वो रोड सेफ्टी का हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। इन सब आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए, अपराधों से निपटने के लिए पुलिस मीडिया के माध्यम से जागरूकता और प्रचार प्रसार जनता के बीच में करती है। समन्वय का महत्व क्या है जब अन्य एजेंसियों के साथ पुलिस करती है? प्रभावी संसाधन प्रबंधन। हम सब जानते हैं कि संसाधनों की अपनी सीमा है और विभिन्न प्रकार की ऐसी आपदाएं भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्रों में रहती हैं, तो उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं उनका न्याय संगत और त्वरित उपयोग हो, ऐसा संसाधन प्रबंधन जो है वो समन्वय के माध्यम से ही संभव है। पुनः कार्य विभाजन, यानी कि विभिन्न एजेंसियों को उनकी विशेषज्ञता के आधार पर कार्य सौंपना, ये कार्य विभाजन के माध्यम से ही संभव है। यदि किसी एनजीओ का विशेष कार्य बालकों के लिए है तो ऐसी त्रासदी से निकले हुए बच्चों के लिए उनको कार्य सौंपना। इसी प्रकार से कोई एजेंसी विशेष रूप से रोड सेफ्टी की दिशा में कार्य कर रही है तो रोड एक्सीडेंट के समय उनकी उस विशेषज्ञता का लाभ उठाना, उनको कार्य सौंपना, ये सब कार्य भी कार्य विभाजन से समन्वय के लाभ के रूप में सामने आते हैं। सूचना का आदान प्रदान, सटीक और समय पर जानकारी के आदान प्रदान से निर्णय लेने में सहायता, ये भी समन्वय का एक बहुत बड़ा लाभ है। पुनः टकराव और भ्रम से बचाव। विभिन्न एजेंसियां आपदा के नियंत्रण के लिए या आपदा से बचने के लिए कार्यरत रहती हैं, लेकिन ये कई बार ऐसा देखा गया है कि सभी एजेंसियां एक ही दिशा में कार्य करती हैं, लेकिन उनके कार्यों में ओवरलैपिंग रहती है। समन्वय से इस एक तालमेल बिठा के इस ओवरलैपिंग से, कार्य के ओवरलैपिंग से, अतिक्रमण से बचा जा सकता है। तो कार्य के ओवरलैपिंग से बचकर भी समन्वय के माध्यम से जिम्मेदारियों की स्पष्टता लाई जा सकती है। पुनः समग्र प्रतिक्रिया आपदा के सभी पहलुओं को, चाहे वो बचाव का है, राहत का है, पुनर्निर्माण का है, उन सबको कवर करना जो है एक संपूर्ण प्रतिक्रिया में आता है। वो आपदा के सभी पहलुओं को कवर करता है। अब प्रश्न उठता है कि आपराधिक जांच पद्धतियां कौन सी हैं? जब अपराध हो जाता है तो उसमें किन पद्धतियों के माध्यम से पुलिस आपराधिक जांच करती है? इसके कई चरण हैं, जिसमें से आपराधिक जांच के प्रमुख चरणों में सर्वप्रथम है अपराध स्थल का निरीक्षण। हम जानते हैं कि सबसे पहले क्राइम सीन जो एग्जामिनेशन होता है, ताकि साक्ष्यों को या सबूतों को जुटाया जा सके। इसमें सर्वप्रथम घेरा बनाना, सिक्योरिंग द सीन, अपराध स्थल को घेरकर अनाधिकृत लोगों की एंट्री रोकना, उनको अंदर उपस्थित नहीं होने देना, ताकि साक्ष्य जो हैं उस अपराध स्थल पर जो है वो सुनिश्चित रह सके, सुरक्षित रह सके, उनको इकट्ठा किया जा सके। घेरा बनाने के बाद दृश्य अवलोकन है, विजुअल इंस्पेक्शन है, यानी कि घटना स्थल की स्थिति, वस्तुओं और संभावित साक्ष्यों का निरीक्षण करना दृश्य अवलोकन में शामिल है। तीसरा महत्वपूर्ण है साक्ष्य संग्रह, एविडेंस कलेक्शन, जिसमें भौतिक, डिजिटल और विटनेस, 3 तरह के साक्ष्य रहते हैं। फिजिकल एविडेंस या भौतिक साक्ष्य की जब हम बात करें, उसमें खून के निशान, फिंगरप्रिंट, हथियार या कपड़े, जिसे हम फॉरेंसिक बोलते हैं,
इन सब को भौतिक साक्ष्य की संज्ञा दी जाती है। महत्वपूर्ण चरण आपराधिक जांच में अगला है एविडेंस का, उसके कलेक्शन का। इसमें भौतिक साक्ष्य पहले देखे जाते हैं, फिर डिजिटल साक्ष्य जिसे हम कहते हैं फोन, कंप्यूटर या सीसीटीवी के फुटेज हैं, उनको देखा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण चरण इसमें है साक्ष्य संग्रह में गवाहों और पीड़ितों से बयान, यानी कि विटनेस एंड विक्टिम स्टेटमेंट्स, जिनसे घटनाओं के विवरण और संदिग्ध की पहचान संभव हो। यह आपराधिक जांच पद्धतियों का अगला चरण है। अगला जो महत्वपूर्ण चरण है, अब तक जो साक्ष्य जुटा लिए गए हैं उनका विश्लेषण। मैंने पूर्व में बताया जितने भी भौतिक साक्ष्य हैं उनकी फोरेंसिक जांच की जाती है, यानी कि डीएनए, फिंगरप्रिंट और रासायनिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा फोरेंसिक जांच में दूसरी जांच है डिजिटल फोरेंसिक की, जिसमें मोबाइल डेटा, ईमेल या अन्य डिजिटल दस्तावेजों का विश्लेषण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण इसमें रिपोर्ट या प्रतिवेदन होता है बैलिस्टिक। बैलिस्टिक में हथियारों और गोलियों की जो भी घटनास्थल पे मौजूद हों उनकी जांच की जाती है। इस प्रकार से एक ही पूरा क्रम है जिसमें आपराधिक जांच पद्धति को अपनाकर पुलिस संदिग्ध अपराधी से सही अपराधी तक पहुंच सकती है, जिसमें फिजिकल साक्ष्यों की जांच भी है, डिजिटल की भी है। पुनः फिर संदिग्धों की पहचान अगला चरण है, जिसमें वर्णन आधारित पहचान है जो गवाहों और पीड़ितों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, जैसे मान लीजिए स्केच बनाना। डीएनए प्रोफाइलिंग, साक्ष्यों से प्राप्त डीएनए का संदिग्धों के साथ मिलान करना। फोटो या वीडियो पहचान जो है वो सीसीटीवी फुटेज या अन्य दृश्य माध्यमों का उपयोग करके फोटो या वीडियो पहचान, इसमें आपराधिक जांच पद्धति का अगला चरण है। उससे अगले चरण में संदिग्धों से पूछताछ की जाती है, इंटेरोगेशन ऑफ सस्पेक्ट। इससे पूर्व तो हमने भौतिक साक्ष्य पुलिस इकट्ठे करती है, डिजिटल करती है, उससे संबंधित गवाहों और पीड़ितों के बयान लेती है, संदिग्धों की पहचान विभिन्न फुटेज या साक्ष्यों के माध्यम से करती है। उससे अगला महत्वपूर्ण चरण है संदिग्धों से इंटेरोगेशन या इंस्पेक्शन, उनसे पूछताछ का। इसमें कई तरह की तकनीकें काम ली जाती हैं। सर्वप्रथम है मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल तकनीकें, जैसे गुड कॉप, बैड कॉप, पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसमें झूठ बोलने पर मशीन संकेत करती है। पुनः तथ्यों का सत्यापन, पूछताछ के दौरान दिए गए बयानों का साक्ष्यों से मिलान करना, इससे तथ्यों का सत्यापन किया जाता है। फिर कानूनी अधिकारों का पालन, यानी कि संदिग्ध के जो मौलिक अधिकार हैं संवैधानिक तौर पर उसको दिए गए हैं, उसको देना और वकील की मदद सुनिश्चित करना। संदिग्ध से पूछताछ के बाद जब आप अपराधी तक पहुंचते हैं तो अपराध के उद्देश्य और योजना का पता लगाना। मोटिव एंड मोडस ऑपरेंडी, यानी कि अपराध के पीछे के उद्देश्य क्या है, मनी है, पैसा है, प्रतिशोध है या अन्य कोई है। अपराधी द्वारा इस्तेमाल की गई पद्धति का विश्लेषण करना। अब जब हम अपराधी तक पहुंच गए तो इस प्रकार से हम साक्ष्यों के माध्यम से पुलिस इन प्रक्रियाओं को अपनाकर अपराधी का पता लगाती है। अब एक अन्य चरण है अपराधी की जांच के बाद एक दूसरा, विरोध और प्रदर्शन जो पुलिस का मुख्य कार्य है, उनसे किस प्रकार से पुलिस निपट सकती है। इनके निपटने के लिए भी एक सुस्थापित प्रक्रिया है जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहली है पूर्व तैयारी, यानी कि प्री प्लानिंग करना। यदि कोई विरोध और प्रदर्शन की जानकारी है तो उससे संबंधित खुफिया जानकारी को एकत्र करना, प्रदर्शन के समय, स्थान और संभावित संख्या का अनुमान लगाना, प्रदर्शनों में कौन कौन से संगठन शामिल हो रहे हैं, उन शामिल संगठनों और संबंधित नेताओं की जानकारी प्राप्त करना। तो पूर्व तैयारी में सबसे पहले काम है खुफिया जानकारी एकत्र करना। फिर यह देखना कि प्रशासनिक अनुमति उनको मिली है या दी जानी है, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देना और दिशा निर्देश उससे संबंध में तय करना। या इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, यानी कि आप इसी सीमा में रहेंगे, इतने लोग रहेंगे, आप किन किन साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से एक दिशा निर्देश पूरे शांतिपूर्ण प्रदर्शन से संबंधित जारी किए जा सकते हैं द्वितीय चरण में। तीसरा है संसाधन तैयारी। यदि आपको लगता है कि इस प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा संभावित
कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है तो प्रशिक्षित बल, उपकरण जैसे बैरिकेड्स, आंसू गैस और चिकित्सा सहायता तैयार रखना, ये उन संसाधनों की पूर्व तैयारी है जिससे संबंधित किसी भी तरह का अनुमान पुलिस बल को रहता है। प्रदर्शन के दौरान क्या रहेगा? एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण जो सबसे महती आवश्यकता है, यानी कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में एक सामंजस्यपूर्ण संपर्क स्थापित करना, जिससे कई घटनाएं होने से पूर्व ही रोकी जा सकती हैं। पुनः सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि प्रदर्शनकारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान देना। ये प्रदर्शन के दौरान क्या क्या ऐसे एहतियात हैं या ऐसे कदम हैं जो पुलिस द्वारा उठाए जाते हैं। पुनः भीड़ नियंत्रण, यानी कि कैसे भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है, बैरिकेडिंग के द्वारा। यातायात का प्रबंधन उस दौरान कैसा होगा, और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि हम घातक उपकरणों का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में पुलिस को करना होता है। इससे पूर्व यदि किसी भी भीड़ को तितर बितर करना है या उसकी छंटनी करनी है तो इस गैर घातक उपकरणों के प्रयोग की इजाजत दी जाती है। तो इसमें गैर घातक उपकरणों का प्रयोग। फिर चौथा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सहमति और वार्ता, यानी कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके उनकी मांगों को समझना और समाधान का प्रयास करना। इस प्रकार से विरोध और प्रदर्शनों को निपटने में पुलिस एक प्रभावी और प्राथमिक भूमिका निभा सकती है। लेकिन यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि हिंसक की स्थिति आ जाए, कई ऐसे प्रदर्शन और विरोध हैं कि पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद भी उनमें हिंसक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हिंसक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो पुलिस किस प्रकार से विरोध और प्रदर्शनों से निपटे, इसके भी व्यापक चरण निश्चित किए गए हैं। जैसे कम से कम बल का प्रयोग। पहली प्रतिक्रिया में हिंसा पर नियंत्रण के लिए न्यूनतम बल, हमने पूर्व में भी चर्चा की, जैसे पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले, रबर की गोलियां, ये न्यूनतम बल प्रयोग के माध्यम है, नॉन लीथल फोर्स। इसका प्रयोग करके पुलिस हिंसक स्थिति में अपनी प्राथमिक प्रतिक्रिया दे सकती है। लेकिन इन न्यूनतम बल के प्रयोग के बाद भी यदि स्थितियां काबू में नहीं आती या हिंसा बढ़ती है तो पुलिस को आगामी कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे लक्षित कार्रवाई। लक्षित कार्रवाई में तोड़फोड़ या हिंसा करने वाले लोगों की पहचान करना। इस तोड़फोड़ या हिंसा करने वाले लोगों की पहचान के लिए जो पूर्ववत तैयारी है वो पुलिस की महत्वपूर्ण ढंग से काम आती है, जो वो ये पता करती है कि प्रदर्शन करने वाले में संगठन कौन कौन से हैं, संगठन के भीतर नेता कौन कौन से हैं। तो उन लक्षित लोगों को अलग करना, उनको पहचानना और अलग करना, यदि हिंसक स्थितियां विकट होती हैं तो पुलिस ये आगामी स्तर पर ऐसा करती है। फिर सुरक्षा घेरा, जैसे मान लीजिए आसपास कोई संवेदनशील स्थान है, जैसे कोई सरकारी इमारत है या अस्पताल है, उसके चारों उसकी सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए सुरक्षा घेरा बनाना, ये भी पुलिस के वायलेंस के प्रति रिस्पॉन्स, यानी कि हिंसक स्थिति में प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक हमने देखा कि विरोध और प्रदर्शनों से निपटने के लिए प्राथमिक तौर पे पुलिस क्या कर सकती है, प्रदर्शन के दौरान सहमति कैसे बना सकती है। यदि सहमति नहीं बने, हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो हिंसक स्थिति में प्रतिक्रिया के लिए न्यूनतम किन साधनों का इस्तेमाल कर सकती है। यदि न्यूनतम साधनों के इस्तेमाल के बाद भी स्थिति नियंत्रण में नहीं हो तो पुलिस अंतिम रूप से किन बलों का प्रयोग कर सकती है। इन तमाम परिस्थितियों के बाद जब प्रदर्शन संपन्न हो जाता है, चाहे वो हिंसक हो या अहिंसक, तो उस प्रदर्शन के बाद पुलिस को क्या करना होता है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। पोस्ट प्रोटेस्ट मेजर्स जो हैं उसमें स्थिति की समीक्षा, यानी कि संपूर्ण घटना जो प्रदर्शन की हुई, क्या उसमें किस प्रकार के मांग रखी गई, उससे संबंधित किस प्रकार से उससे निपटा गया, और प्रभावित क्षेत्र जो उस आंदोलन या प्रदर्शन से संबंधित है उसका दौरा करना और तमाम घटना का शुरू से लेकर अंत तक मूल्यांकन करना। पुनः यदि कोई नुकसान हो गया है उस प्रदर्शन के साथ तो उस नुकसान का आकलन करना। इस आकलन में पुलिस जो है अन्य
कई संगठनों का सहारा भी ले सकती है, जैसे संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करना। संपत्ति भौतिक भी हो सकती है, यदि किसी प्रकार से मनुष्यों को कोई नुकसान पहुंचा है तो उसका आकलन करना, और यदि घायल हैं तो उन घायलों का विवरण, या कुछ लोगों की मौत हो गई तो उनका विवरण, वो सब इकट्ठा करना पुलिस का कार्य है। पुनः कानूनी कार्यवाही करना, ये हिंसक प्रदर्शनों के बाद एक महत्वपूर्ण चरण है। हिंसा या तोड़फोड़ की कार्यवाही के बाद यदि पुलिस इस महत्वपूर्ण कदम को नहीं उठाए तो आगामी आने वाले प्रदर्शनों के लिए किसी भी प्रकार का एक मार्ग का या एक मानक पुलिस स्थापित नहीं कर सकती। तो हिंसा और प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन विशेष तौर पर, उसके बाद पुलिस की कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया स्वरूप यह चरण भी आता है, जिसमें कानूनी कार्यवाही है, यानी कि हिंसा या तोड़फोड़ में जो शामिल व्यक्ति हैं उन पर कानूनी कार्यवाही करना। अब आजकल जो टेक्नोलॉजी है या तकनीकी है, उसका विरोध और प्रदर्शनों से निपटने में क्या महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, या पुलिस उसका कहाँ कहाँ उपयोग कर सकती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ड्रोन का भीड़ की निगरानी करना। हम जानते हैं कि ड्रोन हवा में रहकर किस प्रकार से संपूर्ण भीड़ की स्थिति का जायजा ले सकता है। तो भीड़ की निगरानी करना और स्थिति का आकलन करना। यदि आप वर्तमान समय में देखेंगे, जितने भी ऐसे प्रोग्राम हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट से संबंधित हो, मनोरंजन से संबंधित हो, या ऐसे कोई प्रदर्शन हो, वहाँ ड्रोन के माध्यम से स्थिति का आकलन कई ऐसे निजी संगठनों द्वारा भी और सरकारी संगठनों द्वारा भी, जिसमें पुलिस विशेष है, किया जाता है। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे, हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए सीसीटीवी कैमरे और उनके फुटेज की प्रभावी भूमिका रहती है। तो तकनीक और आधुनिक उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण एक ये हमारे पास आजकल उपकरण है जो पुलिस विरोध और प्रदर्शनों से निपटने में काम में ले सकती है, वो है सीसीटीवी कैमरे, जिसके माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा निगरानी रखी जा सकती है। ड्रोन भी मुख्य रूप से वही कार्य करता है, लेकिन ड्रोन किसी ऐसी स्थिति में जो किसी खुले मैदान में यदि कोई प्रदर्शन है तो उसमें कार्य करता है। सीसीटीवी कैमरे किसी ऐसी स्थिति में ज़्यादा प्रभावी रहते हैं जहाँ स्थायी रूप से सीसीटीवी कैमरों को लगाया जा सकता है। साउंड एम्पलीफायर, यानी कि घोषणा करने के लिए, भीड़ की स्थिति से निपटने के लिए साउंड एम्पलीफायर का प्रयोग पुलिस करती है। सारी जनता तक जो प्रदर्शन के दौरान इकट्ठी हो गई है उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए साउंड एम्पलीफायर का प्रयोग पुलिस द्वारा किया जाता है। फिर हमने बात की थी नॉन लैथल उपकरण, ये भी तकनीकी के माध्यम से ही आज हमारे पास है, जिसमें आंसू गैस के गोले छोड़ना, पानी की तोप है या स्टन गन है। इसके माध्यम से भीड़ को तितर बितर करने में इस तकनीकी का प्रयोग पुलिस प्रभावी ढंग से कर सकती है। अभी तक हम इस पूरे हमारे सत्र में हम ये देख रहे हैं कि पुलिस के कर्तव्य और दायित्व क्या थे, पुलिस के उसके संबंधित अधिकार क्या हैं। जब पुलिस अपराध या आपराधिक स्थिति का आकलन करती है तो पुलिस के पास क्या अधिकार हैं, और जब पुलिस किसी प्रदर्शन या ऐसे विरोध से निपटती है तो पुलिस के पास क्या क्या अधिकार और वो शक्ति का प्रयोग कर सकती है। हमने देखा कि अपराध और आपराधिक स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस जो है साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, जांच पड़ताल कर सकती है, अनेक तरह के टेस्ट के माध्यम से साक्ष्यों को एकत्रित कर सकती है। हमने पॉलीग्राफ टेस्ट की भी चर्चा की। इसके अतिरिक्त जब किसी आपराधिक संदिग्ध तक पहुंचती है तो उसके वीडियो और ऑडियो फुटेज के माध्यम से उसकी पहचान को संभव बना सकती है। साक्ष्यों के माध्यम से, गवाहों के माध्यम से उनके मिलान करके भी अपराधी तक पहुंच सकती है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का प्राथमिक कार्य है। किसी भी देश के भीतर सामाजिक न्याय उपलब्ध करवाना या मानवाधिकारों की रक्षा करना, ये भी पुलिस का प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आता है। मैंने पूर्व में भी बताया, पुलिस की प्रारंभिक संरचना चूंकि नकारात्मक कार्य के लिए हुई थी। नकारात्मक यूं कि हिंसा
और ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना, कुछ सकारात्मक करना नहीं, मानवाधिकारों का संरक्षण करना, ये स्वतंत्रता के पश्चात हमने पुलिस को एक नवीन कार्य सौंपा। इन तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस को हमने कई तरह के दायित्व और शक्तियां भी दी। इन शक्तियों में हमने पूरे सत्र में पहचाना कि किस प्रकार से प्रदर्शन के दौरान, जबकि सामान्य संवैधानिक दायरे में रह के, संविधान वो सीमाएं भी निश्चित करता है जिसको पुलिस नहीं क्रॉस कर सकती। मानवाधिकार या मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा भारतीय नागरिक को प्रदत्त है। उस वैधानिक और संवैधानिक दायरे में रहकर पुलिस अपने तमाम शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। इसलिए पुलिस की ये शक्तियां प्रयोग करने के कुछ कदम सुनिश्चित किए गए हैं। हमने देखा जब पुलिस प्रदर्शन या विरोध से निपटती है तो प्रारंभिक तौर पर उसके जो तय किया गया है कि वो आम जनता को से वार्ता करने, उससे एक विशेष मार्ग तक पहुंचने का प्रयास करती है। यदि कोई रास्ता नहीं निकलता तब पुलिस, और हम देखते हैं कि प्रदर्शन हिंसक हो गया है, उस वक्त पुलिस को ऐसा न्यूनतम बल प्रयोग करने की इजाज़त दी जाती है। जब न्यूनतम बल असफल हो जाता है तो अंतिम रूप से पुलिस उन बलों का सहारा ले सकती है, उदाहरण के तौर पर गोली चलाना या इस तरह की किसी भी परिस्थिति में हथियार का इस्तेमाल करना, आत्मरक्षा के लिए करना। ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें पुलिस को ऐसे अधिकार दिए गए हैं। अब हम आते हैं इस पूरे सत्र के सार पर। हमने निष्कर्षतः हम देख रहे हैं कि पुलिस के कर्तव्य और दायित्व, हमने शुरू में ही बात की कि वो समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और न्याय की स्थापना में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। हमने पूर्व सत्र में चर्चा की थी जब हम राज्य, पुलिस और समाज की अंतर्क्रिया को समझ रहे थे कि राज्य के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जिसमें पुलिस कार्यपालिका के भीतर आती है क्योंकि व्यवस्थापिका का कार्य है नीति निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य है नीति को लागू करना। लेकिन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों संविधान के दायरे से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकते। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संविधान के दायरे के भीतर रह के कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही, इसके लिए इसको सुनिश्चित करने का कार्य न्यायपालिका का है। यही कारण है कि संविधान द्वारा जो मानवीय अधिकार, जो मूल अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदत्त है, यदि वो व्यवस्थापिका या कार्यपालिका, जिसका एक महत्वपूर्ण अंग पुलिस प्रशासन है, उन अधिकारों से किसी भी तरह का छेड़छाड़ का या उन अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जाता है तो भारतीय नागरिक न्यायपालिका के सामने प्रस्तुत हो सकता है। इन्हीं मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए पुलिस को ये सकारात्मक कार्य भी दिया जाता है। कार्यपालिका के अंग के रूप में पुलिस उन तमाम कानूनों के पालना को सुनिश्चित करवाती है जिसे व्यवस्थापिका सुनिश्चित करती है। उदाहरण के तौर पर हम यदि ट्रैफिक नियमों का उदाहरण लें, ट्रैफिक नियमों में यदि ये सुनिश्चित किया गया है कि आपको सड़क के एक निर्धारित तरफ चलना है, जैसे कि बाईं तरफ, या किसी लाइट के आने पे रुकना है, और यदि आम नागरिक उसका पालन नहीं करता तो ट्रैफिक पुलिस उसकी पालना सुनिश्चित करवाती है। लेकिन उस पालना को सुनिश्चित करवाते हुए पुलिस को ये ध्यान रखना होता है कि वो मानवाधिकारों का संरक्षण भी करेगी और संविधान के दायरे के भीतर रहकर भी कार्य करेगी। हमने इस पूरे सत्र में समझा कि जब पुलिस किसी भी अपराध के होने पर अपराधी तक पहुंचने की संपूर्ण प्रक्रिया में मानवाधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। साथ ही हमने देखा कि विरोध और प्रदर्शन के दौरान पुलिस की जो भूमिका है उसमें भी वो अंतिम रूप से ऐसे हथियारों का प्रयोग कर सकती है जिसमें आत्मरक्षा की कोई भी ऐसी यदि सिचुएशन या स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो निष्कर्ष में जब हम इसको देख रहे हैं इस संपूर्ण सत्र में, तो हम ये देख रहे हैं कि पुलिस अपनी प्राथमिक दायित्वों को पूरा करने के लिए जो अधिकार उसको दिए गए हैं उसमें उसे संवैधानिक दायरे के भीतर रहकर कार्य
करना होता है। और अगले सार पर हम पहुंचते हैं कि पुलिस न केवल अपराधियों को पकड़ने और सजा दिलाने का काम करते हैं, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य भी करती है। ये जो पूर्व मैंने उदाहरण दिया ट्रैफिक पुलिस का, ये इसी प्रकार का एक उदाहरण था, क्योंकि प्रशासन जिन नीतियों को लागू करवाना चाहता है वो जनता ही उन नीतियों को लागू करती है। तो पुलिस वो कड़ी है जो प्रशासन के उद्देश्यों यानी कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नीतियां लागू हों और जनता तक वो पहुंचाने के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। जनता को जागरूकता का संदेश देना हो, जनता से उन नीतियों को पालन करने के लिए चाहे दंडात्मक प्रावधान लागू करने हों, इन सब कार्यों के लिए पुलिस एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। अगला पुलिस का नैतिक आचरण जो बहुत प्रभावी कड़ी है, इसमें निष्पक्षता और संवेदनशीलता उनके कार्यों की सफलता को निर्धारित करते हैं। हमने पूर्व में भी चर्चा की कि पुलिस अपने कार्यों की सफलता में तभी हो सकती है जब समुदाय में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना कायम हो सके। यदि पुलिस भ्रष्ट है या पुलिस के आचरण को लेकर जनता में ऐसी छवि गढ़ दी गई है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, यदि जनता में पुलिस को लेकर कोई विश्वास की भावना नहीं है, तो हम देखते हैं कि पुलिस जनता का सहयोग करना बंद कर देती है। समुदाय जब पुलिस का कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग नहीं करता, तो पुलिस अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जिस आचरण संहिता की बात हम पुलिस से करते हैं, पुलिस उसका पालन करे। यदि पुलिस ईमानदार है, यदि पुलिस अपने नैतिक मूल्यों पर खरी उतरती है, तो समुदाय उनका आगे बढ़कर सहयोग करता है। पुलिस और जनता के बीच की इस खाई को पाटने के लिए ही, ताकि पुलिस में उस विश्वास की भावना को जनता में कायम किया जा सके, सामुदायिक पुलिसिंग जैसे नवाचारों को अपनाया गया है। चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को सतत प्रशिक्षण, संसाधनों की उपलब्धता और समुदाय के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हमने पूर्व में भी बात की कि चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो या संसाधन से संबंधित प्रशिक्षण, पुलिस को प्रशिक्षण अत्यंत जरूरी होता है। हम जानते हैं कि इंटरनेट के विकास के बाद हर दिन नई तकनीक से समाज जो है रूबरू हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसमें बिल्कुल अंतिम अभी सफलता की कड़ी के रूप में हमारे सामने है। लेकिन यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक की तरफ देखते हैं, तो उससे ज़रूरी जो संसाधन है वो पुलिस को यदि उपलब्ध करवाए जाएं और उससे संबंधित प्रशिक्षण यदि पुलिस को दिया जाए, तभी ही पुलिस इन संसाधनों का उपयोग भी प्रभावी ढंग से कर सकती है और ये संसाधन अपराध रोकने में पुलिस की सहायता कर सकते हैं। साथ ही पुलिस का मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण भी जरूरी है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारों के इस दौर में पुलिस संवेदनशील जनता के प्रति रहेगी, तभी जनता पुलिस को उसके कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेगी। तो जो प्राथमिक बिंदु है कि चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को सतत प्रशिक्षण चाहिए, संसाधनों की उपलब्धता चाहिए, और तृतीय वही समुदाय के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। यदि कोई समुदाय पुलिस का सहयोग नहीं करता, तो पुलिस अपने कर्तव्यों में सफल नहीं रहती। इसके लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जब हमने देखा था, तो जाना था कि इतिहास, यदि भारत के इतिहास में देखें तो पुलिस बहुत बाद का विकास है। पुलिस संस्था अपने सुव्यवस्थित रूप में तब आई जब ब्रिटिश यहाँ आए और उन्हें भारतीय जनता की आवाज को दबाने के लिए एक स्थायी संस्था की जरूरत पड़ी। उससे पूर्व गणराज्यों से लेकर राजतंत्र का एक स्वर्णिम इतिहास भारत के पास है। इस स्वर्णिम इतिहास के दौरान यदि हम देखें तो पुलिस का ऐसा कोई सुव्यवस्थित ढांचा हमें नजर नहीं आता। लेकिन उस वक्त ये ऐसा तो नहीं था कि भारत में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अधिक लचर थी। ऐसे सुव्यवस्थित ढांचे के अभाव में भी भारत में कानून और व्यवस्था बेहतरीन दृष्टि से कायम थी। इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि समुदाय स्वयं
कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। समुदाय के सहयोग से पुलिस अपना कार्य कर सके, पुलिस और समुदाय में ये सहयोग कायम हो सके, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समुदाय के भीतर पुलिस को लेके विश्वास कायम हो सके। इसी सहयोगात्मक रवैये को यदि हम अपनाएं, पुलिस को आधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाएं और इन आधुनिक संसाधनों का अद्यतन प्रशिक्षण यदि हम पुलिस को दें, तभी ही पुलिस अपने इन दायित्वों को, इन कर्तव्यों को महती दृष्टि से संपन्न कर सकती है। धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. British humour doesn't have a very high standing in the world. When people talk about it, they usually do so with a certain degree of disparagement. Yet all this is, I think, rather unfortunate, because if I read out to you a certain section from Jerome K. Jerome's famous novel Three Men in a Boat, you will realize that not only is British humour genuinely funny, it is probably even better than some of the other samples of humorous writings that you might have read in the recent past. The story that I'm going to read out is told by Jerome, who thinks he is suffering from some kind of a malady. I remember going to the British Museum one day to read up the treatment for some slight ailment of which I had a touch. Hay fever, I fancy it was. I got down the book and read all I came to read, and then, in an unthinking moment, I idly turned the leaves and began to indolently study diseases generally. I forgot which was the first distemper I plunged into, some fearful, devastating scourge, I know. And before I had glanced half down the list of premonitory symptoms, it was borne in upon me that I had fairly got it. I sat for a while, frozen with horror, and then in the listlessness of despair, I again turned over the pages. I came to typhoid fever, read the symptoms, discovered that I had typhoid fever. Must have had it for months without knowing it. Wondered what else I had got. Turned up St. Vitus's dance. Found, as I expected, that I had that too. Began to get interested in my case and determined to sift it to the bottom, and so started alphabetically. Read up ague and learnt that I was sickening from it, and that the acute stage would commence in about another fortnight. Bright's disease, I was relieved to find I had only in a modified form. And so far as that was concerned, I might live for years. Cholera I had with severe complications, and diphtheria I seem to have been born with. I plodded conscientiously through the 26 letters, and the only malady I could conclude I had not got was housemaid's knee. I felt rather hurt about this at first. It seemed somehow to be a sort of slight. Why hadn't I got housemaid's knee? Why this invidious reservation? After a while, however, less grasping feelings prevailed. I reflected that I had every other known malady in the pharmacology, and I grew less selfish
and determined to do without housemaid's knee. Gout, in its most malignant stage, it would appear, had seized me without my being aware of it. And zymosis. I had zymosis evidently from boyhood. There were no more diseases after zymosis, so I concluded there was nothing else the matter with me. I sat and pondered. I thought, what an interesting case I must be from a medical point of view. What an acquisition I should be to a class. Students would have no need to walk the hospitals if they had me. I was a hospital in myself. All they need to do would be to walk round me and after that take the diploma. Then I wondered how long I had to live. I tried to examine myself. I felt my pulse. I could not at first feel any pulse at all. Then all of a sudden it seemed to start off. I pulled out my watch and timed it. I made it 147 to a minute. I tried to feel my heart.